All right, learners, I welcome you all to the lecture number 4th, I guess, of the ongoing series on English language. ठीक है, आज का रहने वाला हमारा लेक्चर नंबर 4, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट ऑलमोस्ट हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे इसमें, ऑलमोस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के रिलेटेड रहने वाला है। अब प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? ज़्यादातर हम कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे और आगे देखते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी। ज़्यादातर कंजंक्शन के रिलेटेड ही रहेगा जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सो ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सो प्रैक्टिस करने से पहले हमने कल नहीं किए थे 5 वोकेबलरी वर्ड्स और 5 ईडियम्स, तो हम 10-10 पहले ही कर लेते हैं, तो कल का भी हो जाएगा मैनेज और आज का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वोकैब से पहले। पहला वर्ड आता है आपके लिए बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट आपको ऐसे रखना है जैसे बोलते हैं ना वो दयालु, है ना। दयालु होता है मतलब जो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, जेनरस होता है मतलब जो बहुत खर्च करता है, और बहुत काइंड होता है। काइंड होता है तभी तो खर्च करता है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लिथ, BLITH, ठीक है। ये होता है जो केयर फ्री इंसान होता है। आपने देखे होंगे अपने लाइफ के आसपास जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आराम से कितनी भी हार्ड सिचुएशन आ जाए वो केयर फ्री ही रहते हैं, ठीक है। या इनको चेयरफुल भी बोलते हैं। अब ये जो केयर फ्री है इसका सिनोनियम आ गया है ना, सिनोनियम आ गया ब्लिथ का, ओके। अगला है बॉम्बेस्टिक। बॉम्बेस्टिक आपको पता होगा, बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है कि हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, है ना, जो टेस्ला वगैरह की हैं, टेस्ला वगैरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह। इनमें तो हमें जब ये निकला तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स, बाद में हमें लगा इनकी पता लगा कि इनकी बैटरी बनाने के लिए भी जो मतलब आप रख लो जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती, जो एनर्जी लगती है बैटरी बनाने में, उसमें एनर्जी स्टोर करने में, वो भी डिराइव होती है आपकी कोल पावर प्लांट से ही, है ना। तो मतलब हम लाया तो इसको गया था कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें कोल वाटर, ये कोल पावर प्लांट्स चाहिए होते हैं ना। तो ये फिर वही आगे के हाई साउंडिंग विद लिटिल मीनिंग, बात तो वहीं की वही रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब होता है आगे बैफल्ड। हाँ, बैफल्ड होता है परप्लेक्स्ड, ठीक है। ये यहाँ पे पी है, ये इधर ठीक कर लीजिएगा, ये पी है यहाँ पे, परप्लेक्स्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? जो कंफ्यूज्ड होता है। जैसे किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, तो आपको जब चलान हो जाता है तो आप एक स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी में होते हैं ना, परप्लेक्स्ड होते हैं आप, कि मतलब पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की जगह ये पी है, इसको थोड़ा ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। पी आएगा यहाँ पे, PRPER PLEXED, ठीक है। परप्लेक्स्ड इसका सिनोनियम आ गया, कंफ्यूज्ड, ओके। अगला वर्ड आता है कैकोफोनी। हाँ, कैकोफोनी हम सब ने, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जब हम पढ़ते थे बचपन में अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में या जो भी, हम सब ने ये फेस की है। इसमें हम किताब खोल के बैठते थे, उधर से टीवी की आवाज़ चल रही होती थी, है ना, लॉबी में कहीं, फिर कहीं विंटर्स में मेहमान आए होते थे हमारे घरों में, या समर्स में भी, तो फिर हमें एक तरफ से रिश्तेदारों की आवाज़ आ रही है, एक तरफ से टीवी की आवाज़ आ रही है, एक तरफ से कहीं सड़क पे कोई चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, तो हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, ठीक है, कैकोफोनी। फ़ोन से याद रखिएगा, कैकोफोनी, है ना। फ़ोन से मतलब जब फ़ोन पे कोई बात करता है वो भी अजीब सी फिर हमें इरिटेशन होती है, उसी से याद रखना, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। अगला आता है आपका कैप्रीशियस। कैप्रीशियस, इसका मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मूवी देख रहे हैं ना, सस्पेंस से भरी हुई, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आ गया दैट मूवी इज़ कैप्रीशियस, दैट मूवी इज़ कैप्रीशियस, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। इसका आ गया सिनोनियम इर्रेटिक, इर्रेटिक, ठीक है, ऑलराइट। अगला आता है अब आपका डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का क्या मतलब होता है?
ये होता है स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड इन एन अनवांटेड मैनर, मतलब स्ट्रांगली बायस्ड टुवर्ड्स समथिंग इन एन अनवांटेड मैनर। फॉर एग्जांपल कोई भी हमें जिससे कोई, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है ना, हम उतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है पॉलिटिक्स को। आफ्टर ऑल इट्स पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट पावर, है ना। पावर के लिए आपके कोई भी जो पॉलिटिशियन है, फॉर एग्जांपल वो एक्स रिलीजन को, एक्स कास्ट को बिलोंग करते हैं, या एक्स रीजन को बिलोंग करते हैं, एक्स लैंग्वेज स्पीक करते हैं ना। आफ्टर ऑल वो कोई भी हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एम जो होता है वो पावर होती है, और कोई एम नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए, एपीजे अब्दुल कलाम आ गया, देवर जाइंट्स, है ना। या फिर गांधी जी थे हमारे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया था, देवर जाइंट्स। नेहरू जी थे हमारे, है ना, उनके कंपैरिजन का कोई नहीं है। तो ठीक है, तो यही है। अब आप किसी की भी चीज़ की बात कर रहे हो, कोई आएगा नहीं जी एक्स पार्टी, एक्स पॉलिटिकल पार्टी बहुत सही है, उन्होंने हमारे लिए ये किया वगैरह की है, तो हमें क्या लेना देना उसे ना, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड स्ट्रांगली ओपिनियटेड है ना। हमें क्या करना, हमारे लिए वो डॉगमेटिक है ना, कि वो स्ट्रांगली ओपिनियटेड है इन एन अनवांटेड मैनर। ठीक है, पॉलिटिक्स हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगला आता है आपका फर्टिव। ठीक है, फर्टिव का आपने याद रखना है सीक्रेटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप एजेंट्स की मूवी देखते हो, जैसे जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल वगैरह, उसमें जो उनको टास्क मिलता है वो सीक्रेटिव होता है या फर्टिव होता है। ठीक है, फर्टिव, सीक्रेटिव। ठीक है, अगला आता है गुइल, GUILE। ठीक है, ये होता है कनिंग इंटेलिजेंस, है ना, या ट्रिकी, कनिंग इंटेलिजेंस या ट्रिकी। फॉर एग्जांपल जिन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी होगी, आई थिंक, जो मतलब बैटमैन जो मूवी आई थी क्रिस्टोफर नोलन की, है ना, उसमें आप जोकर को याद कर सकते हो, वो उसमें कनिंग इंटेलिजेंस थी या ट्रिकी था वो, है ना। आगे आगे हैपलेस, हैपलेस है ये, होपलेस नहीं है, हैपलेस है ये, HAPLESS। इसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेट या अनलकी। होपलेस से भी इसका कुछ नहीं बनेगा ना, होपलेस आगे इसका कुछ नहीं बनने वाला, तो हैपलेस का भी वही, अनफॉर्चुनेट या अनलकी। ओके लर्नर्स, अब हम पढ़ते हैं फ्रेजेस या इडियम्स। ये भी लगभग हम 10 ही पढ़ेंगे। पहला है आपका डेक्ड अप। अब डेक्ड अप क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो कि कहीं मॉडलिंग का शो होने वाला है ना, जैसे कॉलेजेस वगैरह में या स्कूल वगैरह में भी मॉडलिंग की जाती थी बच्चों के थ्रू, तो उनको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर उनको बोल रहा है गेट डेक्ड अप, है ना, गेट डेक्ड अप। इसका मतलब होता है टू ड्रेस अप इन ऑर्डर टू लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब ऐसे आप खुद को तैयार करो कि आप अट्रैक्टिव लगो, मतलब सही लगो आप। ठीक है, स्टेज पे जब आप रैंप वॉक करो तो बड़े सही लगो। अगला आता है आपका बिटवीन द कप एंड द लिप्स। आप इसको ऐसे, एक हिंदी का मुहावरा ये, हाथ को आया मुँह ना लगा, है ना, हाथ को आया मुँह ना लगा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बिटवीन द कप एंड द लिप्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, मतलब अभी बस आप अचीव करने वाले हो उसको, अभी तक किया नहीं है आपने। ठीक है, हिंदी की कहावत थोड़ी उल्टा जा रही है, आप उसको भूल जाओ। मतलब बिटवीन द कप एंड द लिप्स, मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, बस आप कुछ अचीव करने ही वाले हो। ठीक है, ओके। अगला आता है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन को मान लो आपके जो आसानी से आपको मिल जाए, है ना, जो कॉमन हो। फॉर एग्जांपल राइस इज़ नाउ अ डेज अ डाइम अ डजन, है ना, जो आसानी से कौड़ियों के भाव आपको मिल जाए, ऐसे याद रखो, कौड़ियों के भाव को मिल जाए, मतलब इजीली अवेलेबल, राइस कहीं पे भी मिल जाती है और कॉमन है ना। इसका सिनोनियम है अ डाइम अ डजन का सीधा रन ऑफ ए मिल। क्या है, रन ऑफ ए मिल, आपको ऐसे ही याद रखना है। एक है अ मेयर्स नेस्ट, है, अ मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब होता है फॉल्स इन्वेंशन, कि मतलब कोई ऐसी चीज़ करना या बोलना जो झूठी हो। ओके, फॉर एग्जांपल जो कुछ बाबा लोग थे, है ना, कोविड के दौरान, है ना, कोविड के दौरान उन्होंने मेडिसिन निकाली थी और ये दावा कर रहे थे कि हम
कोरोना को बिल्कुल ठीक कर लेंगे, लास्ट में पता लगा सब फेक था। ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम द मेडिसिन रिलीज्ड बाय दैट पर्टिकुलर बाबा वॉज अ मेयर्स नेस्ट। ठीक है, फॉल्स। बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। आगे चलते हैं। अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप आप रख लो। चिप मतलब एक हिसाब से जिन्होंने जो थोड़े एल्डर्स के कांटेक्ट में होंगे उनको पता होगा कि पहले टाइल्स नहीं लगती थी, पहले चिप्स लगती थी। दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड ब्रोकन टाइल्स एट्सेट्रा। ठीक है, और वो सीधा फर्श पे डाल देते थे। तो चिप आप वैसे लो कि मतलब वो भारी जैसा होता था। अ चिप ऑन योर शोल्डर मतलब कंधों पे वजन आपके। तो इसका मतलब आप ऐसे याद रखो, टू रिग्रेट और बी अपसेट फॉर समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, किसी चीज़ पे खेद जताना या मायूस होना किसके रिलेटेड, जो हुआ था पास्ट में उसके रिलेटेड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ आपको पता है, स्ट्रॉ आप किसी ग्लास में डालते हो या सीधा बॉटल में डालते हो जिसमें जूस वगैरह होता है, उसको कंज्यूम करने के काम आती है। तो आप ऐसे रखो, ऐसा इंसान, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कि जो चूस लिया गया हुआ है आइदर इमोशनली और मेंटली। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं। अ वीक पर्सन रूल्ड बाय समवन एल्स। ठीक है, वीक पर्सन मतलब कमज़ोर, ये फिजिकली नहीं, या तो इमोशनली या तो मेंटली। ठीक है, रूल्ड बाय समवन एल्स। आई होप आपको साथ साथ भी याद भी होते जा रहे हैं थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, अ 6 एंड 7। ठीक है, हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, अब देखो अगर मैं 6 लिखूंगा, है ना, 6। अब कोई पर्सन इसको यहाँ से देख रहा है, ठीक है, और एक पर्सन उसको यहाँ से देख रहा है, ठीक है, सर रख के। तो एक को 6 दिखेगा और दूसरे को 9 दिखेगा। ये वही हो गया, अ 6 एंड 7 हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, ओके। डॉग डेज ऑफ द समर, डॉग डेज रख लो आप, द हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर। गर्मी के वो दिन जो सबसे ज़्यादा, समर के वो दिन जो सबसे ज़्यादा हॉट होते हैं, डॉग डेज ऑफ द समर। क्योंकि आपको पता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, एक हिसाब से उनके खून में गर्मी होती है तभी भौंकते रहते हैं। वही आ गया, द हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर। आपने ये शायद सुना हो, कॉमन बोलते हैं, इट्स ऑल लैटिन एंड ग्रीक टू मी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बुज़ुर्ग को बोलो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है वगैरह वगैरह, या स्मार्टफोन्स ऐसे चलते हैं, तो वो आपको बोलेगा, अगर वो पढ़े लिखे हो, इट्स ऑल लैटिन एंड ग्रीक टू मी, मतलब मुझे नहीं समझ आता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब है लास्ट का, अ डैम स्क्विब। इसको आप याद रखो, डैम लिखा है तो डैम हम तभी बोलते हैं जब हम कंप्लीटली फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में। डैम है ना, डैम इट। तो याद रखना, अ डैम स्क्विब का मतलब कंप्लीट फेलियर। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ जो हमें आज करनी है। ठीक है, ऑलराइट लर्नर्स, आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है, आपको करना है स्पॉट एरर इन कंजंक्शंस। ठीक है, स्पॉट द एरर इन कंजंक्शंस। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा हुआ है कि रीड ईच सेंटेंस गिवन बिलो एंड ट्राई टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ एरर इन इट। द एरर इफ एनी काइंड विल बी वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच आर मार्क्ड। मतलब एरर या तो 1 में होगा, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, या फिर 5th में भी हो सकता है। ओके, और अच्छा 5th आपका आ गया नो एरर, है ना, नो एरर, 5th वाला आ गया नो एरर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं पहला, और साथ साथ मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा, आप पास करके लिख लेना अपने आंसर्स। ओके, फिर मैं आपको 707 आंसर बताते जाता हूँ। पहला है, एज सून एज ही गॉट द लेटर एट वंस ही स्टार्टेड। अब इसमें एरर बताओ कहाँ पे है, कौन से पार्ट में है। ठीक है, इसमें जो एरर है वो आपका है 3rd पार्ट में, है ना, 3rd पार्ट में एरर है। कैसे, इसकी जो आंसर इसका C है। अब मैं इसको आपको कंप्लीटली करेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा एज सून एज, फर्स्ट ठीक है, ही गॉट द लेटर, ठीक है, सेकंड भी ठीक है,
क्योंकि सेकंड में ही गॉट द आया, लेटर अगले में कंटिन्यू तो सेकंड भी ठीक है। लेटर ही स्टार्टेड एट वंस आएगा, है ना, ही स्टार्टेड एट वंस, एज सून एज ही गॉट द लेटर ही स्टार्टेड, ठीक है। वंस नहीं आएगा इसमें, वंस नहीं आएगा इसमें, ठीक है, यही था एरर, एट वंस। एज सून एज ही गॉट द लेटर ही स्टार्टेड, ठीक है। तो आपका एरर किस में आया, थर्ड में। ऑलराइट, ये रहा थर्ड, इसी में एरर है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला है एज सून एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल देन ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका सेकंड में, इसका आंसर आएगा बी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी के सेकंड पार्ट में एरर है। अब एरर क्या है, एज सून एज जब आप लिखते हैं ना, एज सून एज, ठीक है, तो अब आपको देन नहीं लिखना होता है, इसका मतलब ही होता है उसके बाद ऐसा हो जाता है ना, ये आप देन हटाओ फिर इसको बोलो तो ये सही हो जाएगा। ये हो जाएगा एज सून एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आगे, नो सूनर डिड द मंकी सी द टाइगर व्हेन इट जम्प्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, है ना, फोर्थ में एरर है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे, कहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे पढ़ा था हमने। जब हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, उसकी टाइप्स पढ़े थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, फिर हमने रिफ्लेक्सिव और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी पढ़े थे। जब मैंने पेयर्स की बात की थी वहाँ पे मैंने कहा था आपको कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, है ना, THAN, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है। अब ये आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। पहले तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका डी, है ना, क्योंकि ये फोर्थ में मेंशन्ड है, ये फोर्थ का है ना, फोर्थ को बिलोंग करता है ये, ठीक है। अब इधर देन, वैन की जगह देन लगाओ, फिर पढ़ो इसको। नो सूनर डिड द मंकी सी द टाइगर देन इन इट जम्प्ड। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब यहाँ पे नो सूनर डिड आई रीच द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर किया, नो सूनर है ना, अब देन नहीं आएगा, देन आएगा, तो एरर देखो किस में है, एरर आपका 3 में है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब है हार्डली, है ना, पेयर्स हम ये पढ़ चुके हैं सारा। हार्डली के साथ हमें पता है व्हेन आएगा, ओके। अब यहाँ पे देन नहीं आएगा, व्हेन आएगा, व्हेन आएगा, है ना, ठीक है। अब मैं सीधा इसको करेक्ट करके पढ़ता हूँ और आपको पता है एरर किस में है, थर्ड में है एरर, ओके। हार्डली हैड शी सीन हर आंट व्हेन शी स्टॉप्ड, है ना, व्हेन शी स्टॉप्ड फाइटिंग, ओके। Hardly had she seen her aunt when she stopped fighting. Alright? Hardly के साथ when आएगा। नेक्स्ट भी वैसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब इसमें क्या है, आप पढ़ लो एक बार इसको और अपना आंसर लिख दो, मैं आपको बताता हूँ। अब इसका आंसर देने से पहले आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो कंजंक्शन है ना, हार्डली, है ना, जैसे ही ये आता है इसके बाद आपको आपका आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। अब देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इसी चीज़ को। हार्डली, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो ये नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा पहले। तो पहले हम लिखेंगे हार्डली, फिर लिखेंगे हम हैड, है ना, हार्डली हैड वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड,
ठीक है, तो आपका एरर किस में आया, एरर आपका सेकंड में आया ना, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, इसका बी आंसर आएगा। ओके, तो मैं आपको इसमें याद रखना है कि हार्डली के बाद है ना हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। वही यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे इस पोर्शन में गड़बड़ है, तो इसका आंसर बी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7 है, स्केर्सली हैड द नर्स लेफ्ट आफ्टर एग्जामिनिंग हिम देन द पेशेंट डाइड। इसका आंसर आप लिख दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद हो, मैं वही बता रहा हूँ आपको, कंजंक्शंस के अंडर हमने रिफ्लेक्सिव और कोरिलेटिव कंजंक्शंस जब पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, वहाँ पे मैंने पेयर्स की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डली के साथ भी व्हेन आएगा, स्केर्सली और बैरली के साथ भी व्हेन ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें, अपनी आँखों का अच्छी तरह इस्तेमाल करें, यहाँ पे देन लिखा हुआ है। क्या है, देन, जबकि स्केर्सली के साथ तो व्हेन आएगा, है ना, व्हेन आएगा इसके साथ, स्केर्सली के साथ। तो कहाँ पे गड़बड़ है, आपके थर्ड में गड़बड़ है। तो 7 का आंसर आएगा सी आपका, है ना। अब आप देन की जगह व्हेन इसको लिखो और पढ़ो। देखो, स्केर्सली हैड द नर्स लेफ्ट आफ्टर एग्जामिनिंग हिम व्हेन द पेशेंट डाइड। अब सेंस बन रही है, बिल्कुल बन रही है। आगे बढ़ते हैं। अब है 8th क्वेश्चन। 8th 9th और 10th का आप आंसर लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब फिर वही बात, स्केर्सली है तो क्या आएगा, व्हेन आएगा, है ना, व्हेन आएगा। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है वाइल की जगह व्हेन। ऑलराइट, ये मैं बता रहा हूँ, स्केर्सली के साथ व्हेन ही आएगा। अब पढ़ो इसको। शी हैड स्केर्सली फिनिश्ड राइटिंग व्हेन शी फेल अस्लीप। ठीक है, अब सेंस बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो 8 का सी आंसर आएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज 9th। अब इसको पढ़ो ज़रा, पढ़ो आप, मैं बताता हूँ आंसर। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल मेरी बात सुनो ध्यान से। हार्डली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से, है ना, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। अब हैड नॉट का क्या मतलब है, नहीं था या नहीं है, ठीक है। अब जो दो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, वो साथ नहीं आते हैं, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कांट डोंट टॉक, क्या मतलब, नहीं आएगा ऐसे। इसका सीधा मतलब आएगा, या अच्छे से मैं आपको एक और समझाता हूँ, एक मिनट को आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ आई डोंट नॉट नो द आंसर। अब इसकी कोई सेंस है, डोंट और नॉट कहाँ से साथ में आएगा, दोनों नेगेटिव हैं। तो आप पहले तो आप ऐसे लिखो कि हार्डली है तो हैड नॉट आएगा, हार्डली हैड आएगा, ठीक है, हार्डली की जगह हैड आएगा। और फिर एक चीज़ आती है कि हार्डली हैड, है ना, लेकिन हार्डली पहले आएगा, हार्डली हैड, ओके, हार्डली हैड। अब पढ़ो, द स्टोर हार्डली हैड एनी ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। तो गलती किस में है, सेकंड में। एक तो प्लेसिंग की भी, और दूसरा दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आते। तो बी आंसर है इसका, 9 बी। आई होप यू गॉट इट। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आ सकते, और दूसरा इसकी प्लेसिंग भी सही नहीं है, हार्डली हैड, है ना। ऑलराइट, अब है 10th। एनी इज़ आइदर इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। अब आपको पता है, मैं फिर वही दोहराऊंगा, हमने कंजक्शंस के अंदर रिफ्लेक्सिव कोरिलेटिव कंजक्शंस के में फेयर पढ़े थे, है ना, पेयर्स पढ़े थे, फेयर नहीं, पेयर्स पढ़े थे। वहाँ पे मैंने बताया था आपको पेयर्स के बारे में, उधर ईदर के साथ और था। अब इधर क्या है, बट, है ना, बट थोड़ी आएगा, बट आएगा ही नहीं। एनी इज़ आइदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। ऑलराइट, तो गड़बड़ किस में है, गड़बड़ है आपकी 4th में, क्योंकि 4th के साथ ये आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया है।
सो इसका आंसर आएगा, फोर्थ में एरर था तो 10 का आपका डी आएगा। अब 11th पढ़ लेते हैं ना, 11th पढ़ लेते हैं। 11th है आइदर यू एंड ही, एंड आएगा ही नहीं, और आएगा है ना, अभी जैसे पीछे पढ़ा था हमने, मतलब ऊपर और आएगा इसके साथ। तो गड़बड़ कहाँ पे है, सेकंड में। 11 भी गलत है। ऑलराइट, अब पढ़ लेते हैं इसको। आइदर यू और ही विल हैव टू पे, ठीक है। अब 12th पढ़ लेते हैं। 12th क्या बोल रहा है, आई विल आइदर गो फॉर अ वॉक एल्स, नहीं एल्स नहीं आएगा इसमें, और आएगा, क्योंकि आइदर के साथ और ही आएगा, पढ़ चुके हैं हम। एल्स की जगह और आएगा। आई विल आइदर गो फॉर ए वॉक और प्ले फुटबॉल, है ना। गड़बड़ किसमें, थर्ड में। 12C इज़ योर आंसर। ओके, अब 13, 14 और 15 का आंसर आप लिख लो, ठीक है। इसका आंसर आप लिख लो, मैं फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लो आप। अब वही पेयर्स है ना, समय इज़ नीदर राइट नॉर रॉन्ग आएगा ना, नॉर NOR, नॉर रॉन्ग। तो किस में गड़बड़ है, थर्ड में गड़बड़ है। ओके, नीदर मोहित एंड आएगा ही नहीं, नॉर आएगा। नीदर मोहित नॉर रोहित हैज़ ब्रोकन द वॉल पीस, है ना। तो गड़बड़ किसमें, सेकंड में। आंसर है इसका 14 का बी आएगा। ऑलराइट, 14 का बी आएगा। यस, 14 का बी आएगा और 13 का सी हमने बोला है ना, यही है आंसर है दोनों के। अब है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस फ्रॉम योर ऑर्चर्ड, ये ऑर्चर्ड भी बोलते हैं। नेवर डिड माई ब्रदर, ठीक है। अब इसमें नॉर आएगा, है ना, लेकिन इसको थोड़ा हम अच्छे से देख लेते हैं। इसका आएगा नेवर की जगह नॉर आएगा, ठीक है। आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस फ्रॉम योर ऑर्चर्ड, नेवर डिड माई, नॉर डिड माई ब्रदर, ठीक है। गड़बड़ किसमें, फोर्थ में, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ। अब जो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी योर आई थिंक लेक्चर नंबर 5। लेट मी चेक विच लेक्चर नंबर इट इज़ गोइंग टू बी। सो ऑलराइट लर्नर्स, दिस इज़ गोइंग टू, ये जो प्रेजेंट लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर 4 है, यहीं पे एंड होता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, आई विल स्टार्ट इट सून, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपना प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम आपकी प्रैक्टिस शीट लाएंगे कंजंक्शन की, ठीक है। कंजंक्शन की, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, कंजंक्शन की प्रैक्टिस शीट, ठीक है। प्रैक्टिस शीट लाएंगे हम, उसमें लगभग आपके 47 क्वेश्चंस होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइव करेंगे सॉल्व। तो वो वीडियो हमारी थोड़ी छोटी होगी, मतलब लेक्चर नंबर 5 जो आपका रहने वाला है वो कंप्लीट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है, वो वहीं पे एंड भी कर देंगे हम, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस शीट करेंगे सॉल्व। ओके, सी यू ऑल गाइज इन लेक्चर नंबर 5। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवीजन इज द की।